everyone, my name is Nitha Goswami and today we are talking about virus, viroid and prion. सो ये वायरस वायरॉइड एंड प्रायन इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में आज हम बात करेंगे। वायरस जो है इसके पास कोई अपना सेल नहीं होता, ये कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक वन सेल से भी छोटा होता है वायरस, है ना। तो इसके पास क्या होता है, वायरस के पास दो कंपोनेंट होता है। एक होता है इसका जेनेटिक मटेरियल जो आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, लेकिन दोनों साथ में कभी नहीं होगा। आरएनए डीएनए साथ में कभी नहीं होगा, कोई एक हो सकता है। और दूसरा कंपोनेंट है वायरस का प्रोटीन कोट। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है एक कोटिंग के अंदर रहता है, इसकी कोटिंग बना हुआ होता है प्रोटीन से। तो ये जो प्रोटीन कोट होता है इसे कैप्सिड कहते हैं, और इस कैप्सिड का जो सिंगल स्मॉल सब यूनिट होता है उसे कैप्सोमियर कहते हैं। तो कैप्सोमियर से कैप्सिड बनता है, दैट इज द प्रोटीन कोड ऑफ द वायरस। तो वायरस के अंदर प्रोटीन कोड और जेनेटिक मटेरियल ये दोनों चीजें रहती हैं। और वायरॉइड के पास, इसके पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल रहता है और वो भी सिर्फ आरएनए। तो एक फ्री आरएनए है। तो वायरॉइड इज बेसिकली ये फ्री आरएनए, नथिंग एल्स। लेकिन फिर भी ये हमारे बॉडी में इन्फेक्शन कर सकता है, मतलब हमारे बॉडी में डिजीज कॉज कर सकता है। वो कैसे करता है हम देखेंगे। ओके। और ये जो वायरॉइड का आरएनए होता है, फ्री आरएनए होता है, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, जिसे ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन इसका कोई कवरिंग नहीं होता, ये सिर्फ आरएनए है, फ्री आरएनए है। और प्रायॉन क्या है, तो प्रायॉन सिर्फ प्रोटीन है, लेकिन दिस इज एबनॉर्मली फोल्डेड। हमें पता है प्रोटीन का फोल्डिंग होता है। प्रोटीन जब सिंथेसाइज होता है इसमें अमीनो एसिड का चेन होता है, वो अमीनो एसिड का चेन ऐसे फोल्ड होकर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देता है, तब जाके वो एक प्रोटीन होता है, वो एक फंक्शनल प्रोटीन होता है, अपना फंक्शन कर सकता है। लेकिन ये जो प्रायॉन है ये एबनॉर्मली फोल्डेड होता है। तो इसे, और ये हमारे बॉडी में डिजीज कॉज कर सकता है। ठीक है। प्रायॉन और वायरस का जो साइज होता है वो काफी सिमिलर होता है, लेकिन वायरॉइड जिसमें सिर्फ फ्री आरएनए रहता है उसका साइज इन दोनों से कम होता है, छोटा होता है। अच्छा, और वायरस का साइज तो एक सेल से भी छोटा होता है। और वायरस में ये जो प्रोटीन कोट रहता है ये हेलिकल स्ट्रक्चर में रह सकता है, पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर में रह सकता है। ठीक है। अब ये वायरस इन नाम कैसे आया इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। तो ये जो वायरस है ये 1892 में ये वायरस नेम दिया गया था, और ये नाम दिया था दिमित्री इवानस्की ने। ये एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने वायरस का नाम दिया था, इन्होंने इसको कहा था वायरस। वायरस का क्या मतलब होता है, वायरस का मतलब होता है वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जिस पे काम किया था वो एक डिजीज था जिसका नाम है मोजाइक डिजीज, जो टोबैको प्लांट्स में होता है। तो टोबैको प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं उसके अंदर ऐसे मोजाइक स्ट्रक्चर दिखता है, तो उसे कहते हैं टोबैको मोजाइक डिजीज। तो उन्होंने क्या किया, एक लीफ को लिया, लीफ को लेके क्रश करके एक सॉल्यूशन के अंदर बनाया, और उसके बाद उन्होंने एक बैक्टीरिया फिल्टर लिया। मतलब बैक्टीरिया का जो साइज होता है, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, उसमें वन सेल होता है। तो बैक्टीरिया का जो साइज होता है, बैक्टीरिया को पास नहीं करने देता है वो फिल्टर, बैक्टीरिया को फिल्टर कर सकता है। तो ऐसा फिल्टर उन्होंने लिया, लेकर उन्होंने उस फ्लूइड को जिसके अंदर उन्होंने टोबैको मोजाइक अफेक्टेड लीव के एक्सट्रैक्ट को डाला था, उससे ऐसे फिल्टर किया बैक्टीरिया फिल्टर के थ्रू। तो उन्होंने देखा कि जो फ्लूइड बाहर आ रहा है वो फ्लूइड फिर से किसी और प्लांट को इन्फेक्ट कर सकता है। इसका मतलब जो बैक्टीरिया फिल्टर है वो फिल्टर नहीं कर पा रहा है इस डिजीज कॉजिंग एजेंट को। तो जरूर ये डिजीज कॉजिंग एजेंट बैक्टीरिया से भी छोटा होगा, है ना। तो वायरस जो होता है वो बैक्टीरिया से साइज में छोटा होता है, इसीलिए ये वाला जो बैक्टीरिया फिल्टर है ये वायरस को फिल्टर नहीं कर पाया था। तो इसीलिए उन्होंने उस फ्लूइड का नाम दिया था, जो एक्सट्रैक्ट निकला था उस फिल्टर करने के बाद। तो उस फ्लूइड का नाम उन्होंने दिया था पॉइजनस फ्लूइड या फिर वेनम। कोई पॉइजन है उसके अंदर जिसकी वजह से डिजीज कॉज कर रहा है ना। तो जो कि बैक्टीरिया से भी छोटा है, तो इसलिए इसका नाम था वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, और इसका नाम पड़ गया वायरस, और ये नाम दिया था इवानस्की ने। उसके बाद 1898 में एक और साइंटिस्ट थे जो इसके ऊपर काम कर रहे थे, उनका नाम है M W बेजेरिनेक। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने भी सेम एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था कि ये जो फ्लूइड है, अफेक्टेड जो प्लांट है, अफेक्टेड प्लांट का सपोज लीव है, उसमें से एक्सट्रैक्ट निकाल के जो फ्लूइड आ रहा था वो दूसरे प्लांट को इन्फेक्ट कर पा रहा है। ये उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था। और उन्होंने भी इस फ्लूइड को कहा था कॉन्टेजियस विवियम फ्लूइडियम, मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। कोई फ्लूइड है जो इन्फेक्ट कर सकता है दूसरे प्लांट को,
या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म को। और ये एक लिविंग फ्लूइड है, मतलब ये मल्टीप्लाई कर सकता है। लिविंग से यहाँ पे इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई कर सकता है। तो उन्होंने भी इस फ्लूइड का नाम दिया था कॉन्टेजियस विवियम फ्लूइडम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। उसके बाद 1935 में डब्ल्यू एम स्टैनले, ये एक और साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वायरस को सबसे फर्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम क्रिस्टलाइन किया था। क्रिस्टल फॉर्म में वो वायरस को लेके आए थे। और उन्होंने देखा था कि इस क्रिस्टल में प्रोटीन का भाग बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमें पता है कि वायरस का जो कोटिंग होता है वो प्रोटीन से बनता है और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल रहता है। ओके। तो ये जो वायरस होता है, ये इसे हम लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग कहेंगे, इसमें काफी डिबेट है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वायरस होता है वो जब बाहर आउटसाइड एनवायरनमेंट में पड़ा रहता है तब वो इनर्ट होता है, मतलब वो डिवाइड नहीं कर सकता, वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो एक स्पेसिफिक होस्ट के अंदर जाता है, एक होस्ट के अंदर एक पैरासाइट की तरह काम करता है, ठीक है, एक होस्ट के अंदर जाने के बाद वो डिवाइड कर सकता है। और इसका होस्ट क्या है? इसका होस्ट कोई स्पेसिफिक सेल हो सकता है। एक सेल से छोटा होता है वायरस, तो एक वायरस जो है वो एक सेल को अटैक कर सकता है और उस सेल के अंदर जाने के बाद वो मल्टीप्लाई कर सकता है। कैसे कर सकता है? सपोज दिस इज अ सेल, ठीक है, सेल से छोटा होता है वायरस, तो ये जो वायरस का प्रोटीन कोट है आप देख रहे हो ब्लू कलर का, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल था वो जेनेटिक मटेरियल चला गया है सेल के अंदर, है ना। सेल के अंदर जाके ये जेनेटिक मटेरियल, सपोज हम आरएनए वायरस को देख रहे हैं, ये जो आरएनए है ये जेनेटिक मटेरियल है वायरस का। ये आरएनए सेल के अंदर आने के बाद क्या करेगा? एक सेल के अंदर बहुत सारे मैकेनिज्म चलते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। तो सेल का जो मशीनरी है, जो प्रोटीन्स है, उनको इस्तेमाल करके ये आरएनए एक प्रोसेस करेगा जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए से ये डीएनए बना लेगा। जो वायरल आरएनए था उसमें से वो अपना डीएनए बना लेगा, ठीक है। डीएनए क्या होता है? डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए बना लिया। अब क्या करेगा? उस डीएनए से, वायरल डीएनए से, वो उसी सेल का प्रोटीन्स और मशीनरीज यूज करके, पॉलीमरेज ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स यूज करके ट्रांसक्रिप्शन करेगा वायरल डीएनए का। ट्रांसक्रिप्शन करके बहुत सारा आरएनए बनाएगा, बहुत सारा वायरल आरएनए बनाएगा। और आरएनए से फिर ट्रांसलेशन करके, सेल का ही मशीनरी यूज करके ट्रांसलेशन करके वो वायरल प्रोटीन्स बनाएगा। तो समझो एक वायरस क्या है? प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल। तो प्रोटीन तो बन गया वायरल प्रोटीन, उस प्रोटीन से कवर कर लेते हैं अगर हम एक एक वायरल आरएनए को, तो मल्टीपल वायरसेस बन गए ना। तो ऐसे ये मल्टीप्लाई कर सकता है यूजिंग द मशीनरी ऑफ द सेल। तो इनसाइड द सेल ये खुद को मल्टीप्लाई करता है, फिर क्या करता है? इस सेल को बर्स्ट करके बाहर निकल जाता है और बहुत सारा वायरस बन जाता है। फिर से जाके किसी और सेल को अटैक करता है और फिर से मल्टीप्लाई करता है। तो ये जो सेल के अंदर वायरस है ये मल्टीप्लाई कर सकता है, इसीलिए वायरस को सेल के अंदर कहा जाता है लिविंग और सेल के बाहर कहा जाता है नॉन लिविंग। ये जो वायरस है, ये जो इन्फेक्ट कर पा रहा है, इसके लिए कौन कौन सा हिस्सा रिस्पॉन्सिबल है? वायरस में एक प्रोटीन कोड है, इसके अंदर है जेनेटिक मटेरियल। ये जो जेनेटिक मटेरियल है, दिस इज द इन्फेक्शियस पार्ट ऑफ द वायरस, क्योंकि हमने देखा कि सेल के अंदर जाके वो जेनेटिक मटेरियल अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है। इसीलिए द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस इज एक्चुअली द इन्फेक्शियस पार्ट ऑफ द वायरस। वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये डिफरेंट टाइप का हो सकता है, मतलब आरएनए डीएनए कुछ भी हो सकता है। प्लांट को जो वायरसेस अटैक करते हैं वो मेनली आरएनए वायरसेस होते हैं। और एनिमल्स को जो वायरस अटैक करते हैं वेरियस टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि वो एसएस आरएनए हो सकता है, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, मतलब आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड रहेगा। डीएस आरएनए हो सकता है, मतलब डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, मतलब ये जो आरएनए का स्ट्रैंड है वो फोल्ड करके डबल स्ट्रैंड बना लेगा। आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंड का ही होता है, लेकिन वो फोल्ड करके अगर डबल स्ट्रैंड बना लेता है तो उसे डीएस आरएनए कहते हैं। और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मतलब दो स्ट्रैंड रहेगा, जैसे कि डीएनए में रहता है दो स्ट्रैंड। तो ये होता है वेरियस टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन वायरसेस। अब ये जो वायरस है, मैंने आपको बताया कि वायरस जो होता है एक सेल से भी छोटा होता है। तो बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें एक सेल से बनता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को भी वायरस अटैक कर सकता है, बैक्टीरिया को भी वायरस अपना होस्ट बना सकता है। तो बैक्टीरिया को अटैक करने वाले बहुत सारे वायरसेस होते हैं,
जैसे जिसमें से एक है एग्जाम्पल है बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या करता है, ये बैक्टीरिया के सेल को अटैक करता है, उसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल डाल देता है, और उस बैक्टीरिया सेल के मशीनरी को यूज करके वो मल्टीप्लाई करता है, बहुत सारा फाज वायरस बनाता है, बैक्टीरियोफाज बनाता है, बनाकर वो बैक्टीरिया को बर्स्ट करके निकल जाता है। तो बैक्टीरियोफाज ये जो है, इसका नाम है बैक्टीरिया है, लेकिन एक्चुअली ये वायरस है। इसको बैक्टीरियोफाज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक वायरस है जो बैक्टीरिया को अटैक करता है। तो वायरस जैसे बैक्टीरियल सेल को अटैक कर सकता है, ये ऐसे दूसरे ऑर्गेनिज्म के सेल को भी अटैक कर सकता है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, इनके बॉडी में भी सेल्स होते हैं, उन सेल को अटैक कर सकता है, एज अ होस्ट काम कर सकता है। तो हमारी बॉडी में ह्यूमंस में जो वायरसेस अटैक करते हैं, उनमें से एक एग्जाम्पल है मम्प्स। मम्प्स एक वायरल डिजीज है। इसकी वजह से क्या होता है, इसके जो वायरस होते हैं ये कहाँ पे अटैक करता है, यहाँ पे ये एपिथेलियल सेल्स को अटैक करता है। स्पेसिफिकली ये पैरोटिड ग्लैंड होता है हमारा, जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करता है, उस पैरोटिड ग्लैंड को जाकर अटैक करता है, उसके सेल्स को अटैक करता है। इसकी वजह से क्या होता है, पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाता है और बहुत सारा पेन होता है, बहुत कुछ होता है। और इसके अलावा मम्प्स तो फिर एक वायरल डिजीज है। दूसरा वायरल डिजीज का एग्जाम्पल है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स में क्या होता है, ये भी एपिथेलियल सेल को ही अटैक करता है, और ये हमारे स्किन के सेल्स को अटैक करता है। फिर वजह स्किन में स्वेलिंग दिखता है स्मॉल पॉक्स में, है ना। पॉक्स के बारे में आपने सुना होगा। तीसरा जो वायरल डिजीज है उसका नाम है हार्पिस। हार्पिस भी स्किन में ही, मतलब स्किन के एपिथेलियल सेल को ही अटैक करता है। तो ये अगर हार्पिस आपको कौन से रीजन में हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको जेनिटल हार्पिस होता है तो जेनिटल एरिया में आपको स्वेलिंग दिखेगा, और अगर किसी और रीजन पे हुआ है तो वहां पे दिखेगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वायरल डिजीज का एग्जांपल है, दैट इज इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा वायरस, इसका होस्ट सेल अलग होता है। इसका होस्ट सेल होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। तुम्हारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो हमारी ट्रैकिया है, उसके बाद जो लंग्स में जा रहा है, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, अल्वियोलाई वॉल, इसमें जो सेल्स होते हैं, इसमें मैक्रोफेजेस भी होते हैं। तो जिस जिस टाइप के सेल्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं, उनको जाके अटैक करता है, उनको अपना होस्ट बनाता है ये वायरसेस, इन केस ऑफ इन्फ्लुएंजा। और नेक्स्ट एड्स। एड्स भी एक वायरल डिजीज है। एड्स में क्या होता है, एड्स में हमारे इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है। कैसे किया जाता है, एड्स में क्या होता है कि टी लिम्फोसाइट नाम का एक सेल होता है, जिसको जाकर अटैक करता है वायरस। टी लिम्फोसाइट इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये लिम्फोसाइट है हमारे इम्यूनिटी का वन ऑफ द सेल्स होता है। तो टी सेल को जाकर, टी लिम्फोसाइट को जाकर ये अटैक करता है। इसकी वजह से क्या होता है, टी सेल के अंदर अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, फिर बर्स्ट करके निकल जाता है। तो इसकी वजह से टी सेल जो होते हैं वो हमारी बॉडी में कम होते रहते हैं। तो अगर टी सेल कम होते रहेंगे तो हमारा इम्यूनिटी ड्रॉप करता रहेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि एड्स में क्या होता है कि हमारा इम्यूनिटी ड्रॉप करता है। इम्यूनिटी ड्रॉप करने की वजह से जब हमें कोई दूसरा बैक्टीरिया या वायरस अटैक करता है तो हम उससे फाइट नहीं कर पाते। इसीलिए एड्स में इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम हो जाता है पेशेंट का। So these are some of the examples of viral diseases: mumps, smallpox, herpes, influenza and AIDS. Now let's talk about the viroids. Viroid हमने देखा कि viroid में क्या होता है, एक लो मॉलिक्यूलर वेट का फ्री आरएनए होता है, और ये डिस्कवर किया गया था 1971 में बाय टी ओ डाइनर। इन्होंने डिस्कवर किया था वायरॉइड। इन्होंने देखा था कि जो फ्री आरएनए है ये डिजीज कॉज कर सकता है। तो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इस डिजीज का, वायरॉइड से कॉज किया गया डिजीज का, उसका नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। प्लांट्स का एक डिजीज है, इसमें पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर का डिजीज होता है, ये वायरॉइड कॉज कर सकता है। और एक और एग्जांपल जो हमें प्रायॉन्स का देखना है, प्रायॉन क्या है, प्रायॉन्स आर द abnormally फोल्डेड प्रोटीन्स। ये प्रायॉन्स भी डिजीज कॉज करते हैं, और ये इसमें से हमें जो बहुत अच्छे से याद रखना है, इसमें जो इम्पोर्टेंट डिजीज है जो एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, वो एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। इसका नाम है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म encephalopathy, पॉपुलरली नोन एज मैड काउ डिजीज इन कैटल्स। तो मैड काउ डिजीज ये न्यूरोलॉजिकल एक डिजीज है जो कॉज करता है abnormally फोल्डेड प्रोटीन्स, दैट इज प्रायॉन्स। और इसका जो इक्विवेलेंट डिजीज ह्यूमंस में होता है उसका नाम है सी आर जैकब। ये डिजीज इक्विवेलेंट है मैड काउ डिजीज के, कॉज्ड बाय द प्रायॉन्स। These diseases are very important to remember. You have to remember the diseases caused by virus, viroids, and prion.
दिस वॉज द लास्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें ये पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। और इस रीजियन के मतलब इस टॉपिक के ऊपर जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर नीट पे आए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। ओके, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड बायोलॉजी के, यू कैन आस्क मी, you can write down in the comment box. I can make a video on that and will solve those questions. Okay, then see you in the next video. Bye bye.